इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये बता रहा था कि फिजिकल इवोल्यूशन के पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको। जो तीसरा मेथड है हमारा एवोल्यूशन करने का, मतलब माइक्रोस्कोपिक हो गया और एक ऑर्गेनोलेप्टिक हो गया। उसके बाद में जो आया था वो फिजिकल इवोल्यूशन था। फिजिकल इवोल्यूशन में क्या होगा कि हम लोग चीज़ों को बाहर से देखते हैं, कोई भी केमिकल टेस्ट नहीं करेंगे इसमें हम लोग, और सिर्फ जो प्रॉपर्टीज़ जो फिक्स्ड हैं उसके बारे में उनको चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? उसके स्टैंडर्ड वैल्यू से। अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच नहीं करते तो हमको ये पता चल जाएगा कि वो इसमें कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन है, कुछ ना कुछ मिलावट की गई है। बीच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो उसकी वजह से वो पहला वाला वीडियो पूरा हो नहीं पाया था। मैं अब इसमें आपको एक एक करके ये सब पॉइंट्स समझा रहा हूँ। मैं फिर से आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं फिजिकल एवोल्यूशन में, अगर आपने ये भी याद कर लिया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्या फंडा बताया मैंने? फिर वही सीता और वही राम एक साथ मज़े में आए। ये बात को आपको लिंक करना है किससे? कि जब वो वनवास करने के बाद में दोनों अलग अलग हुए थे, उसके बाद में जब वो मिलने आए थे तो वो एक साथ में दोनों मज़े में आए। फिर वही सीता और वही राम फिर एक साथ मज़े में आए। ये पॉइंट है। कैसे बनाना है आपको? फेट से बनेगा, फॉरेन पार्टिकल्स, एफ से। वही वी से बन रहा है वोलेटाइल ऑयल कंटेंट, सीता सॉल्युबिलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी, वही विस्कोसिटी, राम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक साथ एक्सट्रैक्ट वैल्यू, मजे में मॉइस्चर कंटेंट, दूसरा एम मेल्टिंग पॉइंट और आई ऐश वैल्यू। अब मुझे ये ज़रूरत है कि आपको ये बात को समझा दूं कि हर चीज़ होती क्या क्या इसमें। उसके बाद आप जो बच्चे होशियार हैं वो इसी बात से समझ के वो लिख पाएंगे। जो बच्चे होशियार नहीं हैं वो इसकी मैं एक डेफिनेशन लिखकर एक बार उसको नोट करके मैं आपके पास में भेज दूंगा और उन्हीं को सिर्फ एक वर्ड की डेफिनेशन बताऊंगा। सिर्फ एक वर्ड की एक लाइन की, बहुत छोटी सी, उसको आप याद कर लेना, लिख लेना। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि मैं जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ वो सब वही बातें बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो आई स्टार्ट विथ फॉरेन पार्टिकल्स। जो पहला है ना फॉरेन पार्टिकल्स का, फॉरेन का मतलब क्या होता है? विदेशी। विदेशी का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में जो भी चीज़, जो जिस भी ड्रग को आप चेक कर रहे हो, उस ड्रग में आपको ये नोट करना है कि कोई बाहर से देखने में हमें कोई चीज़ दिख तो नहीं रही है। जब हम लोग दाल में से कंकड़ निकालते हैं तो वो एक फॉरेन पार्टिकल ही तो है, और वो भी कौन सा है? जो कि हमें विजिबल है। आपका घी का डिब्बा है, उसमें अगर कहीं से कोई काली चीज़, कोई पत्ता, कोई कुछ वो कुछ मिली हुई है, वो आपको दिख रहा है, वो फॉरेन पार्टिकल्स हैं। ये बात एक प्रकार से ऑर्गेनोलेप्टिक से मैच करती है। सिर्फ बाहर से देखना, आपने प्योर दूध ले रखा है, उस प्योर दूध में कुछ आपको कण दिख रहे हैं या कुछ ही नीचे बैठी हुई दिख रही है, वो सब किस में आएंगे? फॉरेन पार्टिकल्स में। यानी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो उसमें बाहरी चीज़ जो किसी में मिली हुई है वो आपको दिख रही है। नंबर 1। नंबर 2 होता है वोलेटाइल ऑयल कंटेंट। वोलेटाइल ऑयल का मतलब होता है ऐसे तेल, ऐसे ऑयल्स जो उड़ जाते हैं। अगर आपने काली मिर्च को लेकर आते हो, एक नई है काली मिर्च या एक धनिया है, इन दोनों में ही चीज़ों में वोलेटाइल ऑयल है। या आपने मान लीजिए सैंडलवुड ऑयल लिया, चंदन का तेल लिया, या रोज़ लिया गुलाब का, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में एक तेलीय चीज़ है। लेकिन अगर वही चीज़ आपको सूखा मिल जाए, मान लीजिए काली मिर्च है, काली मिर्च आपने सूखी ली है, तो क्या ये बात सही नहीं है कि उस सूखी हुई काली मिर्च के अंदर या जो पुरानी है उसके अंदर जो वोलेटाइल ऑयल था, जो उसका तीखापन था, वो कम मिलेगा आपको? जब अगर आप उसे तोड़ रहे हो, घिस रहे हो, तो उसमें उसकी जो खुशबू है वो कम आ रही है। अगर आप उसे टच करके देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि इसमें तेल है ही नहीं। ये चीज़ होती है। अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये होता है वोलेटाइल ऑयल का कंटेंट, कि अब उसके अंदर जो ऑयल है जो होना चाहिए था वो रियल में कितना बचा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके लिए हमें कोई केमिकल टेस्ट नहीं करना है, ये आपको सिर्फ उसको वैसे चेक कर लेना है कि वो कितना चिपचिपा लग रहा है। ईसबगोल है, ईसबगोल के अंदर एक चिकनाई होती है, हम उसे फील कर सकते हैं। अगर वो चिकनापन नहीं दिखा रहा तो हम लोग बता देंगे इसमें, लेकिन मैं ईसबगोल की बात नहीं करूँ कि ईसबगोल के अंदर वोलेटाइल ऑयल नहीं होता है। मैं तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी घुली है। अब घुलने के लिए हर चीज़ में नहीं घुलती है। जो चीज़ पानी में घुलती है, कई चीज़ें जो पानी में घुल जाती है, कई चीज़ें जो कि एल्कोहल में घुलेंगी, कई चीज़ें जो पेट्रोल में घुलेंगी, लेकिन हर चीज़ के घुलने की एक अमाउंट होती है। मैं चीनी के एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। अगर हम लोग पानी में चीनी डालेंगे तो कुछ देर में वो चीनी घुल जाएगी, उसको घोलेंगे तो कुछ और डालोगे और घुल जाएगी। लेकिन एक लिमिट तो आती है ना कि जिस टाइम उसके बाद में वो घुलना बंद हो जाएगा।
तो हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू होती है कि 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम पानी के अंदर कितनी चीनी घुल सकती है, और वो उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। उससे कम अगर घुली हुई है तो हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड है वो, और अगर उससे ज़्यादा घुल गई है तो हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड है। वो कब आएगी, वो वाली कंडीशन कब आएगी सुपर सैचुरेटेड की, जब आपने गर्म करके घोल दिया है पानी को। अगर आपने गर्म कर लिया तो फिर ज़्यादा चीनी घुल जाएगी। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। दूध के अंदर, दूध ठंडे दूध में चीनी को घोलना मुश्किल होता है, गर्म दूध के अंदर ज़्यादा चीनी घुल जाती है। लेकिन हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ही चीज़ लेनी है, और उसके अंदर हम लोग चेक करते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी अगर जो हमारे पास स्टैंडर्ड दे रखे हैं वैल्यूज़, स्टैंडर्ड वैल्यू से मेरा मतलब है कि एक फिक्स वैल्यू है जो सब में दी हुई होती है कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू ये इतनी सॉल्युबल होगी, ये इतनी सॉल्युबल होगी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर उसकी सॉल्युबिलिटी कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, जो आपने ड्रग लेकर आए हो बाजार से, तो आपको ये समझाना चाहिए कि उस ड्रग में एडल्ट्रेशन है। अगर उस फिक्स वैल्यू से ज़्यादा कम या ज़्यादा आ रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तीसरी पॉइंट जो आता है वो आता है ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन को समझने से लिए आपको ये बात समझना पड़ेगा, ये एक्चुअली में केमिस्ट्री का पॉइंट है। इसमें होता ये है कि कुछ ड्रग्स जिनके अंदर एक क्रेल कार्बन होता है, क्रेल कार्बन का मतलब होता है कोई एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। इस कार्बन पर 4 डिफरेंट, एक OH लगा हुआ है, एक Br लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, तो एक CH लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्रेल कार्बन है, और हम इसको शो करते हैं स्टार से। ये क्रेल कार्बन बताता है कि उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम यूजिंग द वर्ड हो सकती है, मतलब नहीं भी हो सकती है, लेकिन क्रेल कार्बन का होना एक आवश्यक कंडीशन है। अब मैं उस केमिस्ट्री में डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वी आर लर्निंग अबाउट फार्माकोग्नोसी, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता क्या है वो बता रहा हूँ आपको। एक प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब जो लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो लेज़र की लाइट से खेलते हैं, जो मेले वगैरह में मिलती है, उसमें एक ही डायरेक्शन में वो लाइट जाती है। अगर वही लाइट किसी ऑप्टिकल ड्रग के ऊपर पड़े, एक ऐसी दवाई, हम उसको बोतल में रख देंगे और उसके ऊपर हम लोग लाइट की वो रेज फेंकेंगे, और वो रे अगर मुड़ गई, मुड़ने में ये डिपेंड करेगा कि या तो वो लाइट की रे यूँ मुड़ जाए क्लॉकवाइज, या वो यूँ मुड़ जाए एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह से घड़ी घूमती है उस तरफ मुड़ जाए, और जिस तरफ घड़ी नहीं घूमती है उस तरफ क्यों मुड़ जाए। घड़ी जिस तरफ घूमती है उस तरफ मुड़ रहा है तो हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, और जिस तरफ घड़ी नहीं घूम रही है उल्टी दिशा में चलेगी तो हम उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। दोनों के अलग अलग नाम है, मैं एक बार नाम बता रहा हूँ। डी हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो को, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और दूसरा आता है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज से मतलब हुआ कि उसके विपरीत, जैसे क्लॉक घूमती है उसके अगेंस्ट में घूमना, उसके अपोजिट में घूमना। अब हर एक ड्रग का हमारे पास में एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि कोई एक दवाई है जो उसको 45 डिग्री घुमा रही है, उसे 45 डिग्री का एंगल बन रही है, मतलब जो लाइट सीधी जानी चाहिए थी, क्योंकि वो जो दवाई है वो खुद एक ऑप्टिकल आइसोमर है, यानी कि वो लाइट को रोटेट करेगी और उसे घुमा दी 45 डिग्री, और ये हमारे पास हमें पता होता है, ये हमारे पास नोटेड है, बुक्स में मिल जाएंगे। मैं आपको सिंपल दिखा दूंगा, इससे एक फिगर्स आती है। देखिए जैसे यहाँ पे विस्कोसिटी का लेवल दे रखा है, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट का दे रखा है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का दे रखा है, ये सब फिक्स वैल्यूज होती है। अब इन फिक्स वैल्यूज के साथ में हम लोग मेजर करते हैं। अब आप कोई एक दवाई लेकर आए जिसके बारे में आपको ये पता है कि उसका जो स्टैंडर्ड रोटेशन है वो डी की ओर है, डी मतलब क्लॉकवाइज की ओर है, और वो है 45 डिग्री। लेकिन जब आपने उसको चेक किया, पोलरीमीटर, एक उस डिवाइस का नाम होता है पोलरीमीटर, पोलरीमीटर जिसमें हम लोग चेक करते हैं उसकी ऑप्टिकल कितना घुमा रही है लाइट को। जब आपने पोलरीमीटर में डाला और आपको पता चला कि उसने घुमाया 15 डिग्री, तो क्या आप ये नहीं कह दोगे कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट है। या और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई दवाई, कोई ड्रग जिसका सॉल्यूशन जो घुमा रहा है 45 डिग्री, जो हमारे बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन जब आपने जिस दवाई को लेकर आया उसने घुमाया
डी की जगह पे वो एल घुमा रहा है, मतलब एंटी क्लॉक घुमा रहा है, वो भी 15%, तो उस केस में हमको ये बात का पता चल जाएगा कि ये दवाई में मिलावट है, ये ड्रग में मिलावट है, राइट। ये हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटी का। अगला पॉइंट आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी से मेरा मतलब, एक सिंपल से एग्जांपल से आप समझिए, विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन। गाढ़ापन मतलब पानी को लो, दूध को लो और एक शहद को लो। हम साफ साफ कह सकते हैं कि जो हनी है, शहद है, इज़ मोर विस्कस देन मिल्क एंड मिल्क इज़ मोर विस्कस देन वाटर। वाटर को अगर आप पानी के एक बूंद डालोगे और ऐसे करोगे जल्दी बह जाएगा, दूध को डालोगे ऐसे करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, और हनी को डालोगे और ऐसे करोगे बहुत टाइम लगेगा। इससे बात पता चलता है कि जो हनी है, शहद है, वो ज़्यादा विस्कस है। अब बात आती है, अगर आपने देखा हो कि जब आपकी मम्मी या कोई हम लोग भी जैसे किसी दूध वाले के पास जाते हैं और उसको चेक करते हैं कि उसका दूध प्योर है कि नहीं, तो एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है गाँव वाले के पास में, वो लोग हाथ में डालेंगे बूंद को और उसको ऐसे फ्लो कराते हैं और उससे पता चलता है कि उसमें कितना पानी है। ये एक तरीका है। अब बात आती है विस्कोसिटी, हम लोग पहचान कैसे। फिर वही बात आती है, हमारे पास सब चीज़ों के एक स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है कि इसकी विस्कोसिटी इतनी है। कैसे निकालेंगे? ये 1 सेंटीमीटर फ्लो करने में इतना टाइम लगा रही है। अगर 1 सेंटीमीटर फ्लो करने में कोई चीज़ ज़्यादा टाइम लगाती है, इसका मतलब कि वो ज़्यादा विस्कस है, और अगर 1 सेंटीमीटर फ्लो करने में वो कम टाइम लगा रही है, उसका मतलब वो कम विस्कस है। तो सिमिलरली जैसे हम लोग ये दूध का, हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इसमें ज़्यादा पानी है। अगर पानी डाल दिया तो उसकी विस्कोसिटी यानी उसकी फैलने की क्षमता वो बढ़ जाएगी। तो आप लोग ये नहीं कहते होगे कि उसमें दूध कम है पानी ज़्यादा है। सेम थिंग अप्लाइज ऑन द ड्रग्स। हम लोग क्या करते हैं, हम उस ड्रग की विस्कोसिटी को चेक करते हैं और हमें पता है उस स्टैंडर्ड वैल्यू से, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। इसी तरह से चार्ट मिलेगा आपको, यहाँ पे टेबल दी हुई है, उसमें सबकी विस्कोसिटी ये सब चीज़ मेंशन होती है। हम उसे मेजर कर लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर फ्लो करने में बहुत जल्दी चलेगी। मान लीजिए अब शहद की बात करता हूँ, हनी की, उस हनी को बहने में बहुत जल्दी लग रहा है, वो फटाफट से बह रहा है, तो हमें पता चल जाएगा ना कि उसके अंदर शहद की मात्रा कम है। ये इस तरह से हम लोग चेक करते हैं उसकी विस्कोसिटी को। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब भी हम कोई चीज़ एक रियल मीडियम से डेंस मीडियम को जाती है, मान लीजिए ये एयर है और ये ग्लास है। एयर और ग्लास में से एयर रेयर है। रेयर का मतलब हुआ विरल, विरल मतलब हल्का है, विरल, ये विरल माध्यम है। और ग्लास जो है वो एक डेंसर मीडियम है, वो ज़्यादा घना है, ये घना माध्यम है। जब हम इसमें से कोई एक लाइट की रेज को पास करते हैं, ये आप 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा वैसे, अगर आपको याद आ रहा तो ये नॉर्मल की ओर, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। नॉर्मल, ये जो रेज है और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल बना है, मान लीजिए ये बना 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जिस ड्रग के ऊपर आप काम कर रहे हो वो मान लीजिए वो बना रही है 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वो इस तरह से जा रही है, बड़ा एंगल बना रही है, तो हम लोग को ये समझ आना चाहिए कि वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सही नहीं है, मतलब कि उसके अंदर एडल्ट्रेशन है। दिस इज वन मोर मेथड टू चेक वेदर द ड्रग इज एडल्ट्रेटेड और नॉट। फिर आता है एक साथ मतलब एक्सट्रैक्ट वैल्यू। एक्सट्रैक्ट वैल्यू का मतलब होता है किसी चीज़ में से उसके रस को निकालना, जैसे काढ़ा बनाते हैं अपन। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, आप चाय पी दो, चाय पत्ती को आपने पानी में डाल दिया, आप उसे उबाल लो, उसके बाद क्या होता है, वो चाय पत्ती अपना जो रस है वो छोड़ के नीचे आ जाती है ना, और बाद में आप चाय पत्ती को छान देते हो। अगर मुझे ये वाली बात का पता चल जाए कि उस चाय पत्ती के अंदर पहले जब मैंने उसको पानी में नहीं डाला था तब उसके अंदर कितना कैफीन था, और जब उसको मैंने पानी में डाल दिया उसके बाद में उसमें कितना कैफीन बचा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसमें कितना कैफीन या उसका कितना कलर वो पानी के अंदर गया है। ये एक बहुत सिंपल तरीका है, इससे मुझे पता चला कि उसमें जो हम लोग चाय पत्ती लेकर आए उसमें रियल में कैफीन की क्वांटिटी कितनी है और वो कितना प्योर है। जितनी ज़्यादा होगा इसका मतलब वो होता है प्योर है। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर कंटेंट। आपको मालूम है हर एक चीज़ जो भी आप लेकर आते हैं, जो भी क्रूड ऑयल लेकर आते हैं, आप हल्दी की गांठ लेकर आए, आप हींग की लेकर आए, या आप इवन काली मिर्च लेकर आए जो आपको सूखी से लगती है, अगर आपने उसी काली मिर्च को बाहर धूप में 1 हफ्ते के लिए बाहर धूप में सुखाने के लिए रख दिया, उसके बाद में उस काली मिर्च के अंदर वो
स्वाद वो चीज़ ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसके अंदर होता है एक मॉइस्चर की कंटेंट होता है, वो धीरे धीरे वो सूख रहा है। और इनफैक्ट इस केस में ना मॉइस्चर नहीं जा रहा है, इस केस में उसका वोलेटाइल ऑयल जो था, जिसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो उसका मेन चीज़ है, वो गायब हो रही है। हम इस बात से पता कर सकते हैं कि अगर किसी के अंदर मॉइस्चर यानी कि नमी की मात्रा कम है तो वो चीज़ एडल्टरेटेड है। ये एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊँ, आप सब्ज़ी लेने जाते हो ना, सब्ज़ी लेने के टाइम पर आप उसका जो आप देखते हो, उसको दबा के पिचका के देखते हो ना, वो आप उसका मॉइस्चर ही चेक कर रहे हो। एक सूखी हुई चीज़ होगी ना, उसका मॉइस्चर अपने आप ही कम हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ ख़राब है। ये एक मॉइस्चर कंटेंट दूसरे तरीका। कैसे चेक करेंगे हम लोग? दवाई को लेकर आएंगे जो आपने लिया है, उस दवाई को हम लोग सुखाएंगे। सुखाने के बाद में हम लोग उसमें टाइम लिमिट होता है कि 2 घंटे बाद में इसका मॉइस्चर इतना होना चाहिए। हमने चेक किया 2 घंटे सुखाने के बाद में, और हमें पता चला कि 2 घंटे सुखाने के बाद में उसका मॉइस्चर कंटेंट जो होना चाहिए था उससे बहुत कम है। मतलब कि जो आप लेकर आए थे वो चीज़ ख़राब थी, मतलब वो एडल्टरेटेड है, उसमें मिलावट है। लास्ट 2 पॉइंट्स बच रहे हैं। एक है मेल्टिंग पॉइंट। हर चीज़ पिघलती है और हर चीज़ के पिघलने का एक अलग अलग टाइम होता है, एक अलग अलग टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर एट विच एनीथिंग मेल्ट्स, पिघले, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो चीज़ पिघलना शुरू कर देती है। इसी प्रकार से हर एक दवाई का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। हर चीज़ पिघलती है, नमक भी पिघलता है। अब हमारे पास में उसकी मेल्टिंग पॉइंट की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, इसका मेल्टिंग रोबोल्फे का इतना है, सरगुंदा का इतना है, अश्वगंधा का इतना है, एलोवेरा का इतना है, फलाने का इतना है, ढिकाने का, सबका हमारे पे लिखा हुआ है। हम उसे सिर्फ एक काम करें, उसे मेल्ट कराएंगे। मेल्ट कराएंगे, उसका टेम्परेचर नोट करेंगे। अगर वो जल्दी मेल्ट हो गया, गड़बड़ है। अगर वो बहुत देर तक मेल्ट नहीं हो पा रहा है, गड़बड़ है। दोनों ही केसों में हम लोग ये बात को जान जाएंगे कि उसके अंदर मिलावट है। लास्ट थिंग इज एश वैल्यू। एश वैल्यू में क्या होता है? हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं, थोड़ा सा अल्कोहल डालते हैं, एक पैटी डिश लेते हैं, उसमें हल्का सा अल्कोहल डाल रहे हैं। जैसे फूल ले रहा हूँ, मान लीजिए मुझे रोज़ का करना है कि एक गुलाब में कितना ऐश कंटेंट है। ऐश का मतलब होता है राख, कि उसको जलाने के बाद में कितनी राख मुझे मिल रही है। अगर आप आयुर्वेद में पढ़ रहे हो या फार्मेसी में भी अगर पढ़ रहे हो, तो फार्मेसी में एक चैप्टर आएगा आयुर्वेद वाला, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। उसमें आपको ये बताया जाता है कि राख भी बनती है, भस्म बनता है, इसको बोलते हैं भस्म। हम उसको जला रहे हैं, हमने 100 ग्राम फूल ले लिए, 100 ग्राम को जलाया। बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर ये, मैं वैसे एग्जांपल से बता रहा हूँ, लेट सपोज कि बुक्स में स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है, वो ये है कि जो रोज़ को अगर आप जलाओगे गुलाब को, तो वो 100 ग्राम से 5 ग्राम मिलेगा राख। हमने उसको जलाया और हमें पता चला कि उसकी जो राख मिली हमको वो सिर्फ 2 ग्राम मिली। तो हमको ये बात समझ में आ जाएगी उसके वो जो रोज़ था या वो जो रोज़ के पेटल्स हैं, जो पंखुड़ियाँ हैं, वो प्योर नहीं थी, वो उसमें मिलावट है। तो ये सब तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोग ये बता सकते हैं कि वो दवाई एडल्टरेटेड है या नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सभी के सब फिजिकल प्रोसेस है। बाहर से देखने से या सिंपल फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इफ़ वी आर डूइंग सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस, जलाना, सुखाना, धोना, मेल्टिंग पॉइंट चेक करना, उसका मॉइस्चर कंटेंट चेक करना, उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना, उसकी एक्सट्रैक्ट वैल्यू निकालना कि उसमें कितना रस निकल के आ रहा है वो निकालना, उसका गाढ़ापन को चेक करना, उसको कितनी घुल रही है उसको चेक करना, उसमें वोलेटाइल ऑयल कितना बच रहा है, तेल कितना है उसके अंदर वो निकालना, या उसमें ये देखना सिंपल कि उसमें फॉरेन पार्टिकल्स कितने हैं। ये सब फिजिकल के एग्जाम्पल हैं, हम लोग भौतिक रूप से देख रहे हैं। इन पॉइंटों को आपको याद करना है। ये मैंने 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, 10 पॉइंट को प्लीज़ आप उतार लीजिए कॉपी में, और इनके बारे में जो एक एक लाइन जो मुझे लिखवानी है वो मैं आपको लिखित में आपको दे दूँगा और इसी चैनल पर रिलीज कर दूँगा। थैंक यू सो मच।